इतिहास पढ़ रहे थे और आज हमें रिवीजन करना है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में, जिसमें हम पल्लव के बारे में जानेंगे, चोल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम एक ही वीडियो में चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इससे क्या प्रश्न आपके लिए बनता है। अपडेट के बारे में बात करें तो अग्निवीर के तहत जो एयरफोर्स के फॉर्म भरना चाहते हैं उसका पोर्टल ओपन है, फॉर्म भर सकते हैं। 7 जनवरी से फॉर्म भरा रहा है और 27 तक चलेगा। इस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम देखते हैं यहाँ से पल्लव और चोल वंश से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण पड़ता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में, यानी दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पल्लव के बारे में बता दें, जो पल्लव है इसका जो कार्यकाल है ना 575 से 600 ईस्वी तक है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न आएगा आपको कि पल्लव वंश संस्थापक कौन है, और ये प्रश्न पूछा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर उलट के देखेंगे ना तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो सी विष्णु। ठीक है, तो पल्लव वंश का संस्थापक है सी विष्णु। इसकी राजधानी ना कांची थी और आगे चल के इसी को कांचीपुरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांचीपुरम दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। कहाँ है? ठीक है, तो आपको याद रखना, यहाँ से पूछेगा पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? हाँ, कांची। अगर परीक्षा में लिख दिया तो वो आंसर मारिएगा, अगर कांचीपुरम लिख दिया तो वो मार दीजिएगा। ठीक है, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? हो गया एक नंबर का प्रश्न। यहाँ से बताइए ना, वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। वैष्णव माने कि विष्णु, हाँ, यानी विष्णु धर्म की पूजा करते थे। ठीक है, उसके अनुयायी थे, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। कहता सी विष्णु ने अवनी सिंह उपाधि है, अवनी सिंह उपाधि है। तो आपसे पूछेगा सी विष्णु ने जब गद्दी पर बैठा तो कौन सा उपाधि लिया था? तो अवनी सिंह। सी विष्णु ने ममलापुरम में आदि बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। एक मंदिर है जिसका नाम है आदि बड़ा। नाम क्या नाम है? आदि बड़ा। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि आदि बड़ा मंदिर कौन बनवाया था? सी विष्णु। कहाँ बनवाया था? ममलापुरम में। कहाँ? ममलापुरम में, याद रहेगा ना। कहता कीर्तार्जुनियम, ये ना कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी, यानी कीर्तार्जुनियम ना एक पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? जिसके लेखक है भारवी और सी विष्णु के दरबार में रहते। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे कि भारवी किसके दरबार में रहते थे, और कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा। ठीक है, कि भारवी किसके दरबार में रहते थे? सी विष्णु के दरबार में। और कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी। तो मिलान करने वाला मैं 5 किताब दे देगा, उधर मिलान कीजिए। ठीक है, एक नंबर का। यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, आपसे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका कार्यकाल 600 से 630 ईस्वी था। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी। उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी और नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी। ठीक है, कथा मध्य विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था, और ये प्रश्न पूछा गया है, आपसे भी पूछेगा कि मध्य विलास प्रहसन की रचना कौन किया था? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिए, आपसे पूछेगा। मध्य विलास की रचना महेंद्र वर्मन। कहता महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। जैन धर्म को मानने वाला था। जैन धर्म के संस्थापक जानते हैं ना, जैन धर्म में 24 गुरु थे। अंतिम गुरु 24 नंबर कौन है? महावीर। प्रथम, हाँ, तो वही कह रहा है कि नहीं, पहले ना जैन धर्म को मानता था। ठीक है, परंतु तमिल संत अपार, आपको याद है ना अपार के बारे में, तो 63 गो नैनार और 12 गो अलबार, उसी में से ही आता था अपार। ठीक है, कि प्रभाव में आकर शैव मत मानने लगा, यानी शैव धर्म, यानी शिव भगवान को पूजा करने लगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जब संत से मिला ना अपार से, अपार कथी के? नैनार वाला के। ठीक है, यानी शिव भगवान के, शिव भगवान के। ठीक है, तो वो मिला ना, तब जैन धर्म न मान करके अब शिव धर्म मानने लगा, यानी कि वो अच्छा समझाया। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछेगा महेंद्र वर्मन पहले कौन धर्म था? जैन धर्म, और उसके बाद शैव धर्म। ठीक है, अब क्या प्रभाव में आके? तो तमिल संत है अपार, कथी नाम है? अपार के प्रभाव में आए। ठीक है, कहता महाबलीपुरम के एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? का निर्माण ना पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, कि आपको पूछेगा महाबलीपुरम के एकादरथ मंदिर को कौन बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। एक सीधा ऐसे ही पूछ सकता है, रथ मंदिर कौन बनवाया है? हाँ, आई है कहाँ? ममलापुरम में, जगह का नाम है महाबलीपुरम, वहां पे। ठीक है, कहता रथ मंदिरों की संख्या ना 7 गो है। क्या गो है? एक कहता रथ मंदिर में सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। कौन है? द्रौपदी कौन है जानते हैं ना, महाभारत में, याद है ना। हाँ, तो इस सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। ठीक है, तो परीक्षा पूछता है आपसे कि सातों मंदिर में, सातों रथ मंदिर में सबसे छोटा मंदिर कौन सा है?
द्रौपदी रथ, इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपको कि सातों रथ मंदिर में कौन में अलंकरण नहीं है? तो द्रौपदी रथ में। आकार का सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? ठीक है। कहता है वातापी कोंड व महामल्ल की उपाधि न नरसिंहवर्मन प्रथम ने लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि कौन लिया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। इसके शासन काल में न चीनी यात्री हुएनसांग, ये देखिए हर्षवर्धन में आया था ना हुएनसांग, तो जब दक्षिण भारत गया था ना तो उत्तर का राजा यही था। ठीक है, घूमने के लिए वहां भी गया था, समझ गए। आया था तो खाली नालंदा में पढ़ा नहीं था, वो ही गया था। ठीक है, तो जब हुएनसांग वहां गया था ना कांची में, तो वहां के राजा कौन थे? यही थे, नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम। तो ये पूछेगा आपसे, ठीक है, कि जब हुएनसांग दक्षिण भारत घूमने के लिए गया तो वहां पे राजा कौन थे? नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, तो इसके शासन काल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आए थे। अब तो ऑप्शन में दो राजा होते, हर्षवर्धन और नरसिंहवर्मन प्रथम, यानी दक्षिण भारत के लिए तब यहाँ आया था हर्षवर्धन। कहता परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानी था, यानी शिव धर्म को मानता था। उसने लोकादित्य, एकमल्य, रंजे, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन आदि की ना उपाधि ली। यानी जब राजा बना, गद्दी पर बैठा था, इतना सारा वो ने उपाधि लिया। इसने मल्लमपुरम में ना गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, कहता परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था, यानी कि विद्या को ना पसंद करता था, प्रेम करता था, इसलिए उसको विद्या विनीति की उपाधि लिया। विद्या विनीत आपको परीक्षा में पूछता है कि विद्या विनीत की उपाधि कौन लिया? परमेश्वर वर्मन प्रथम, क्योंकि ये विद्या को प्यार करता था, विद्या से मतलब विद्या को चाहता था। ठीक है, तब विद्या विनीत की उपाधि लिया। तो परीक्षा में पूछा, आपसे भी पूछेगा। ठीक है, आगे आपका अरबों के आक्रमण के समय ना पल्लवों का शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय था। जब अरब वाला आक्रमण किया ना तो वहां पे राजा था नरसिंहवर्मन द्वितीय, और उसने राजा सिंह, यानी राजाओं में सिंह की उपाधि है उसका, राजाओं में सिंह मतलब राजा सिंह की उपाधि लिया था वो। ठीक है, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, आगम प्रिय माने शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी शिव के उपासक, ये सारा ना उसका उपाधि है। उपाधि समझ रहे ना, यानी जब राजा बना था ना तो इतना सारा उसको उपाधि मिला था। ठीक है, और यह उपाधि परीक्षा में पूछ देता है, आप उसको जवाब देते रहिए। ठीक है, उसने कांची के ना कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का दूसरा नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। आई परीक्षा में पूछेगा कि राज सिद्धेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन। हाँ, तो याद रखिए राज सिद्धेश्वर मंदिर कौन बनवाया? राज सिद्धेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? कैलाश मंदिर, उसी को कहते हैं कैलाश मंदिर, याद रहेगा ना। इसी मंदिर के निर्माण में ना द्रविड़ स्थापत्य कला की ना शुरुआत हुई, माने एथी से शुरू हुआ द्रविड़ स्थापत्य कला, यानी मूर्ति मंदिर बनाने की जो कला है द्रविड़ दक्षिण भारत में जो कला चलती है, ये इसी के समय शुरू हुआ कैलाश मंदिर बनने से। ठीक है, महाबलीपुरम में ना सौर मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यानी एक तो कैलाश मंदिर आप जान गए, एक दूसरा मंदिर है जिसका नाम है सौर मंदिर। क्या नाम है? तो सौर मंदिर कौन बनवाया? नरसिंहवर्मन द्वितीय। कहता कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों के ना आदम का तस्वीर है, यानी कि ना मूर्ति बनाकर रखा हुआ। ठीक है, उसके राजा और रानी के। कांची के कैलाश मंदिर जो बना उसमें ना पल्लव राजा के ना राजा और रानी के ना बड़ा बड़ा मूर्ति बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, आदम का मूर्ति। ठीक है, 10 कुमार चरित के लेखक ना दांडी। अभी पूछता है 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दांडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। एक प्रश्न और आएगा आपसे कि दांडी किसके दरबार में रहते थे? याद रहेगा ना, नरसिंहवर्मन द्वितीय। दांडी किसके दरबार में? 10 कुमार चरित के लेखक दांडी। कहता है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। यानी एक और मंदिर आ गया मुक्तेश्वर मंदिर। आप परीक्षा में पूछेगा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर या फिर बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कौन करवाया? नरसिंहवर्मन द्वितीय। तो आपको याद रखना, इस सारा मंदिर के बारे में पूछता है परीक्षा में, पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा। ठीक है, तो मुक्तेश्वर का मंदिर कौन हो रहा है? नरसिंहवर्मन द्वितीय। कहता प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमल्लाई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के ना समकालीन थे। यानी जब नंदीवर्मन राजा था ना उसी समय तिरुमल्लाई अलवार थे। ये कैसे संत है? वैष्णव संत है। यानी 12 गो उधर कहते हैं ना, 63 गो नैनार और 12 गो, तो अलवार में ही आ गए। ठीक है, ये अलवार में क्या आ गए, समझ गए, और उन्हें नैनार वाले थे। ठीक, कहता है नंदीवर्मन तृतीय शैव मतायन थे, यानी शिव धर्म, यानी कभी जैन मानेगा, कभी शैव मानेगा और कभी विष्णु मानेगा। और जे मानेगा ना वो भगवान की मूर्ति बनवा देगा, मंदिर बनवा देगा। ठीक है, तो वही ना पढ़ रही है। तो यह मंदिर के बारे में परीक्षा में पूछ लेगा कि मंदिर कौन बनवाया, तो याद रखिए, ध्यान से पढ़िए। कहता नंदीवर्मन
तृतीय ने सह मतानु था, उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि सब पेरुदेवनार निवास करते थे। अब पूछेगा यहाँ से पेरुदेवनार किसके दौरान रहते थे? नरसिंह वर्मा तृतीय, जिसने ना भारत बेनवा किताब के नाम है, भारत बेनवा नामक ग्रंथ लिखा। तो अब आपको पूछेगा भारत बेनवा कौन लिखा है? देखिए ये जो पल्लव बस पढ़ रहा है ना, यहाँ से ना बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा, यहाँ से ना क्वेश्चन भर के रहता है, ठीक है। कोई ना कोई वो मंदिर पूछवे करेगा वो, ठीक है। ये मंदिर कौन बनवाया, वो मंदिर कौन बनवाया, तो इसलिए ना इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ गया भारत बेनवा नामक ग्रंथ को लिखा पेरुदेवनार। पल्लव वंश का अंतिम राजा था कंपन बर्मन, इसका कार्यकाल 948 से 980, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछेगा पल्लव वंश संस्थापक तो श्री विष्णु, अंतिम तक कंप बर्मा। तो इस तरह से आपका ये खत्म हो गया पल्लव वंश। इसको हम देखेंगे अब चोल वंश के बारे में, ठीक है। तो मंदिर के बारे में जानते हैं कि अच्छा मंदिर बनवाया था इसलिए इसको जाना जाता है। दक्षिण भारत में बहुत मंदिर बनवाया है जी। अब देखिए चोल बड़ा के, चोल बड़ा क्या करेगा? श्रीलंका को जीत लेगा, ठीक है। तो इसका यही खासियत है कि युद्ध करके जगह जगह को जीत लेगा, ठीक है। अब देखिए चोल के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं, चलते हैं। कहते हैं 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वजावशेष पर स्थापित हुआ। जब पल्लव खत्म हो गया ना तो कौन आया? चोल आया। यानी जब पल्लव खत्म हो गया तो कौन आया? कहने का क्या मतलब कि चोल वाला था से पल्लव वाला में काम करता था, उसके अंदर काम करता रहा, तब ना सीखा। तो वही बात है। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वजारोहण पर स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक है विजयालय। अब पूछेगा चोल का संस्थापक कौन है? जिसका कार्यकाल 850 से ना 887 था, जिसका ना राजधानी थी तंजौर। इसको आगे चल कहते हैं तंजौर या तंजावुर, क्या कहेंगे? हाँ, तो परीक्षा में पूछेगा कि चोल की राजधानी कहाँ? तो जे रहते परीक्षा में ध्यान से मारिए हो, ठीक है। तंजावुर का नाम वास्तुकार कुंजरमल राजा राज पेरुचंद था, ठीक है। तो आपको पूछेगा परीक्षा में, ठीक है, कि चोल वंश की राजधानी कहाँ था? तंजावुर। ये जो तंजावुर को ना बनाया था, डिजाइन जो बनाया था, उसका नाम है राज पेरुथच्चर। हाँ, इन्हें इसको बनाया था, ठीक है, ठीक है। वास्तुकार था, यानी इंजीनियर कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे आपका बस इतने रखिए कि चोल के संस्थापक कौन है? तो विजयालय। अगर राजधानी कहाँ है? तो तंजौर, तंजाय या तंजावुर, तीनों में से कोई लिखल है परीक्षा में तो समझिए वगैरह बारे में पूछ रहा है, समझ गए। अब आगे बढ़िए। विजयालय ने नरकेसरी उपाधि लिया। आपको पूछेगा नरकेसरी की उपाधि कौन लिया? उपाधि धारण की और निशुम्भ सुदनी देवी का नाम मंदिर बनवाया, माने एक मंदिर बनवा देंगे, ठीक है। नाम है कर निशुम्भ सुदनी के मंदिर कौन बनवाया? विजयालय। उपाधि बदल लिया नरकेसरी। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया, यानी चोल वंश तो बन गया था, स्थापित हो गया था, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। तो अब आपको प्रश्न पूछेगा चोलों का स्वतंत्र राज कौन स्थापित किया? तो आदित्य प्रथम। यानी चोल का एक राजा है जिसका नाम है आदित्य प्रथम, समझ रहे हैं ना। उन्होंने चोल वंश को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। तो चोल को स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंड राम की उपाधि ली। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपसे कि कोंड राम की उपाधि कौन लिया था? आदित्य प्रथम। कौन लिया था? तो ये प्रश्न पूछेगा कि आदित्य प्रथम का संबंध कौन वंश है? चोल वंश है। चोल से पूरी तरह से ही जीत लिया, ठीक है, तब ना स्वतंत्र हुआ। ध्यान से यहाँ रखिए, ध्यान रख के पढ़िए, तब कंफर्म रहेगा सारा आंसर। कहता है तकुलव का युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक एक को पराजित कर दिया। यानी एक युद्ध हुआ जिसका नाम है तकुलव का युद्ध। क्या नाम है? तकुलव का युद्ध। लगभग ना 949 ईस्वी के आसपास ये हुआ था, ठीक है, तकुलव का युद्ध, ठीक है। इसमें कृष्ण तृतीय ने प्रांतक एक को पराजित कर दिया। यानी एक तरफ कृष्ण तृतीय, एक तरफ प्रांतक प्रथम, ठीक है। तो हार बन गई प्रांतक प्रथम, ठीक है। इस युद्ध में ना प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। उसका बड़ा लड़का जिसका नाम है राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। अब देख लो, राजराज प्रथम कौन वंश है? तो चोल वंश है। आई जीत लिया श्रीलंका को, आक्रमण किया और जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ से पूछेगा कि जब राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा था महिम पांच। कौन? यानी महिम पंचम। कौन?
महिम पंचम, ठीक है। तो वो बेचारा क्या किया, अपना जान बचा के चला गया रोहन में जाकर के शरण ले लिया, ठीक है। तो देखो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां के राजा महिम पांच को भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहन में शरण लेने पड़ा, ठीक है। यानी एक इतना शक्तिशाली नौसेना था, क्योंकि नाव पे पार करके जाएगा ना, श्रीलंका जानते हैं ना हिंद महासागर में है। आप पढ़ा रहे हैं भारत की कहानी, दक्षिण भारत की कहानी, ठीक है। तो नाव पार करेगा तब ना वहां जाएगा। इतना नौ शक्तिशाली था ना सेना कि जाकर श्रीलंका को जीत लिया, ठीक है। वहां के राजा को ना भागना पड़ा, ठीक है। कहता राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेश के ना चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम, जिसकी राजधानी ना पोलनडुआ, परीक्षा में पूछेगा कि मुंडी चोल मंडलम की स्थापना कौन किया, राजराज प्रथम। कहाँ किया, श्रीलंका में। कहा जब श्रीलंका के भाग जीत लिया ना, जहाँ पे महिपंच जब राज करता था, तो वो अपना ना वो राज बना लिया, उसका राजधानी रख दिया, ठीक है। तो वो राज रखा मुंडी चोल मंडलम, आपका राजधानी पोलनडुआ। तो परीक्षा पूछता है, ठीक है, कि श्रीलंका के जीते हुए भाग को राजराज प्रथम ने क्या नाम दिया था, मुंडी चोल मंडलम, आपका राजधानी पोलनडुआ। याद रखिए, राजा प्रथम शैव धर्म के यानी शिव भगवान को मानता था। शिव माने कि नैनार, हाँ। तो राजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजावुर राजराजेश्वर मंदिर का बनवाया था, माने कि राजराजेश्वर का मंदिर है ना, ये शिव भगवान के, किसको, और ये मंदिर बनवाया राजराज प्रथम, समझ गए। तो आपको पूछेगा राजराजेश्वर मंदिर कौन बनवाया, हाँ ये कहाँ है, नहीं तंजौर में, पर राजधानी में बनवाया रे, जीत के आया था राजधानी में बनवाया, ठीक है, तंजौर में बनवाया था। आपको पूछेगा राजराजेश्वर मंदिर कौन बनाया था, राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार ना राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। अब देखो राजराज प्रथम का बेटा है राजेंद्र प्रथम, ठीक है। पिताजी ने जाकर जीत लिया श्रीलंका, अब बेटो कुछ कर रहा है ना, तो देखो बेटा की कल से। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार ना राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ। बंगाल के पाल शासक, अब देखो बंगाल में ना पाल शासक था महिपाल, कौन था, अब देखो अब उसको पटक देगा, वो उसको हरा देगा, ठीक है। तब बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगा कोंड की उपाधि लिया, यानी गंगा कोंड चोल, ये उसका बेटा है राजराज, ये उसका बेटा है राजेंद्र प्रथम। उधर राजराज प्रथम है ना, उसका बेटा है राजेंद्र प्रथम। वो जीता श्रीलंका के, आई जीता बंगाल के। बंगाल के कौन राजा, पाल, बंगाल के महिपाल, हाँ पाल वंश रहे या महिपाल एक नाम रहे, ठीक है। तो महिपाल को हरा दिया, जीत लिया बंगाल, यहाँ पे बना दिया गंगा कोंड चोल, उपाधि ले दिया, ठीक है। और उपाधि धारण की और नवीन राजधानी ना गंगा कोंड चोलपुरम रख दिया। अब बंगाल को जीत लिया, राजधानी रख दिया गंगा कोंड चोलपुरम। और निकट चोल गंगम, अरे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी है ना, तो सब यहाँ से गंगा में पानी लेके गया, माटी वाला बर्तन में एगो नया पोखरी बना लिया, जिसका नाम है चोल गंगम नामक ना विशाल तालाब का निर्माण करवाया। तो अब आपको पूछेगा कि चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण कौन किया था, राजेंद्र प्रथम। कौन किया था, आया बंगाल में, बंगाल के महिपाल को हरा दिया, पाल वंश के शासक तो महिपाल हरा दिया, तो गंगा नदी थी नहीं, यानी कि गंगा को जीत लिया, और पप्पा श्रीलंका में जीत लिया था, ठीक है। तो यहाँ से ना मटका में पानी भर के ले गया, ठीक है, और वहां वो तालाब बना दिया, जिसका नाम रख दिया चोल गंगम। क्या रख दिया, चोल गंगम, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, कुछ चोल काल की भूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे वेलक वगाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, ठीक है। उसको ब्राह्मणों को ना उपहार में दी गई भूमि को ना कहते थे ब्रह्मदेव। उसका साला भोग किसी विद्यालय के ना रख रखाव की भूमि थी, इसको साला भोग कहते, ठीक है। देवदान या तिरुन चकनी, ये मंदिर को उपहार दी गई भूमि को ना कहते थे देवदान, ठीक है। पलिचंदम, जैन संस्थानों को ना दान में दी गई भूमि को कहते थे पलिचंदम। आगे है कहता है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के ना समकालीन थे, यानी कि जो गजनी के सुल्तान थे, आप पढ़े उधर सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो इसी के समकालीन थे। यानी दक्षिण भारत में राजेंद्र प्रथम राजा था, ठीक है। अब राजेंद्र प्रथम के राजेंद्र प्रथम के बेटा है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि ली। अब अलग अलग नाम है राजेंद्र द्वितीय, क्या नाम है, इलिया प्रकेसरी। तो परीक्षा पूछेगा प्रकेसरी की उपाधि कौन लिया, राजेंद्र द्वितीय। और एक है राजकेसरी, इसका लिया था वीर राजेंद्र, ठीक है, उपाधि लिया था, ठीक है। चोल वंश का अंतिम राजा हुआ राजेंद्र तृतीय। अब याद रखिए चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो बता दिए विजयालय। अंतिम कौन है,
राजेंद्र तृतीय याद रहेगा ना, श्रीलंका को जीता और बेटवा बंगाल के। तो अलग अलग चीजें परीक्षा में याद रखे, क्वेश्चन बने चाहिए यहाँ से, ठीक है। अब कहता है चोल वंश पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में ना गोवा के कन्नम शासक ना जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। यानी कि चोल जब लड़ रहा था ना तो उसको ना बीच में शांति स्थापित करने के लिए ना गोवा के एक राजा है जयकेश, दोनों को ना भूमिका निभाया था शांति के लिए, ठीक है। तो पूछेगा आपको चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच ना, यानी एक तरफ चालुक्य एक तरफ चोल है, उसके बीच में ना संधि करवाया था कौन? ये जयकेश प्रथम। आई कहाँ के था? गोवा के राजा था। आई कन्नम वंश के, कौन वंश के? हाँ, कन्नम शासक है। विक्रम चोल अभाव के कारण मतलब विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से ना राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर बनवा रहा था, ठीक है। तो चिदम्बरम मंदिर का ना विस्तार कर रहा था। यानी कि जब अकाल पड़ गया था खाने पीने के लिए नहीं ना है, जब खाने पीने के लिए नहीं है जनता से आप छीनिएगा तो ये अच्छा बात नहीं ना है। तो जनता से ना पैसा ले रहा था टैक्स लेकर के ना चिदम्बरम मंदिर बनवा रहा था। कौन बोला? चिदम्बरम। कौन बना था? विक्रम चोल। कौन बना था? विक्रम चोल। अब देखो ये बात ना देख रहा था कुलोत्तुंग द्वितीय, ठीक है। ये बात कुलोत्तुंग द्वितीय देख रहा था, वो राजा, ठीक है। उन्हें क्या किया? चिदम्बरम मंदिर में स्थित ना गोविंदराज विष्णु की मूर्ति है। क्या है? विष्णु की मूर्ति। अब उसको उठवाया, अब फेंक दिया समुद्र में। बगल में समुद्र है ना। देखा कि एक तो अकाल पड़ल है और से चंदा मांग रहा है, चंदा मांग कर क्या कर रहा है? विष्णु की प्रतिमा बनवा रहा है, बड़गांव मंदिर, ठीक है। अब वो कुलोत्तुंग क्या किया? वो मंदिर में उठाया, फेंक दिया बगल में था ना समुद्र में, फेंक दिया। आप जानते ना बगल में हिंद महासागर है, हमें जाकर पटक दिया, ठीक है। तो परीक्षा में पूछेगा कि विष्णु को मंदिर को कौन फेंकवा दिया था? कुलोत्तुंग द्वितीय, ठीक है, उसको फेंकवा दिया था, ठीक है। गोविंदराज बोलते हैं विष्णु को, गोविंदराज विष्णु को बोलते हैं, ठीक है। उसकी मूर्ति को उठवाया, समुद्र में फेंकवा दिया। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कई बार, ठीक है। कालांतर में वैष्णव आचार्य, नाम उनका रामानुजाचार्य, ठीक है, उस मूर्ति को ना पुनः उठा के लाया, धोधा करके पूजा की और मंदिर में रख दिया, ठीक है। उनका नाम है रामानुजाचार्य, ठीक है। तो रामानुजाचार्य ने उस उक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया और उसे ना तिरुपति, आप जाते हैं तिरुपति मंदिर, तो वह तिरुपति मंदिर में फिर उसको रखवा दिया, ठीक है। तो कौन रखवा दिया? रामानुजाचार्य। मैंने कि जब गए देखे कि फेंक ले तो ठीक नहीं ना, तो उठा के लाए और रख दिए तिरुपति में। तो तिरुपति के मंदिर है ना, जिसको बालाजी मंदिर कहते हैं, तिरुपति बालाजी, हाँ, पहाड़ पर जाता है। तो ये रामानुजाचार्य से उठा के लाए और विष्णु के मंदिर को ना मंदिर में, ये तिरुपति मंदिर में ना उसको मूर्ति को सजा दिए, ठीक है। तो मूर्ति है, कोई मंदिर है ना शोभा देता है, तो उसको सजा दिया, पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को ना पेरंदूरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को ना सेरुंदूरम कहा जाता है, ठीक है। कहता है लेखों में कुछ उच्चाधिकारी को ना उडन कुडम कहा गया है, जिसका ना अर्थ है सदा राजा के ना पास रहने वाला, यानी बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? उडन कुडम। कहता है संपूर्ण चोल 6 पार्ट में बटा हुआ था, यानी 6 पार्ट में, ठीक है, मतलब 6 मंडलों में बटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन है। पहला है मंडम कोट्टम नाडु और नाडु कुर्रम में विभक्त था, अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। फिर सुनिए, मंडलम कोट्टम नाडु एवं नाडु कुर्रम में विभक्त था। और नाडु के स्थानीय सभा को ना नाटुर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगरताल कहा जाता था, ठीक है। कहता बिल्लाल जाति के ना धनी किसानों को ना केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, माने कि वो निपुण था ये काम करने में, ठीक है। उसमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेलम, यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान कहा जाता था। कहने का क्या मतलब कि वो अच्छा से किसानी करता था, खेत में उपजता था, और वही ना राजा को देगा था खाएगा, फिर प्रजा लोग खाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको निपुण किसान कहिए, निपुण समझ रहे हैं ना, अच्छा से खेती कर लेगा, खेती करना भी वो कला है ना। तो आपको पता नहीं रहेगा कौन बीमारी कौन दवाई छिड़ाएगा, तो कैसे आपका खाना मतलब अच्छा से अनाज उपजेगा? नहीं ना उपजेगा। तो वो ना निपुण था, ठीक है। आगे कहता है आपको उसके प्रधान को और यानी प्रधान जैसी उपाधियों दी उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद में सौंपा गया था, क्योंकि वो लोग ना अन्न उपजा के देते थे, अन्न उपजा के देकर खाएगी तब ना जीवन चलेगा तुम्हारा। तो उनको ना अच्छा पोस्ट भी दिया गया था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। आपको याद रखना, परीक्षा एक क्वेश्चन है। कहा और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका ना कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए ना तालाबों और बगीचों का ना निर्माण हेतु
गांव की भूमि का ना अधिग्रहण करना, यानी उर में ना कुछ लोग ऐसे होते थे जाके देखते थे कि लोगों को पीने के लिए पानी है कि नहीं, बगीचा वहां की है कि नहीं, तो वो ना गांव से वो जमीन ले लेते थे, ठीक है, वहां पे ना तालाब लगाते थे, बगीचा लगाते थे, ठीक है, तो वो ना उर ये काम करते थे। सर्वसाधारण लोगों की ना समिति थी, ठीक है। सभा या महासभा, देखिए इसका क्या काम होता था, कहता यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की ना सभा थी, जिसके सदस्य को ना पेरुमक्कलम कहा जाता था। यह सभा वड़ियम नामक नाम की समिति के द्वारा ना अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको पूछेगा सभा का संचालन कहाँ होता था, या तो मंदिर के नजदीक, या तो तालाब के नजदीक, या तो पेड़ के नीचे, ठीक है, वृक्ष के नीचे। व्यापारियों की सभा को नगरम कह देते था, ये पूछेगा। अगर व्यापारी लोग एक साथ बैठे रहते थे ना, यानी व्यापारी का जो समूह था उसको कहेंगे नगरम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चिन्ह लगाइए। कहता चोल काल की ना भूमि का ना जो कर था 1/3 हुआ करता था, कितना, यानी जो टैक्स लेता वो कितना लगा, 1/3। तो चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था, यानी कर, टैक्स। कहता गांव में कार्य समिति की सदस्य के लिए ना जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें ना मध्यस्थ कर देते, क्या, मध्यस्थ। अब कुछ नीचे हमको देखना है, कहता ब्राह्मणों की दी गई भूमि को ना चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, यानी दान में दे दिया, किसको, ब्राह्मण को, ठीक है। तो ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को ना चतुर्वेदी मंगलम कहते हैं, और दान दी गई भूमि को ना ब्रह्मदेव, ठीक है, यानी कि ऐसा भूमि जिसको ना टैक्स नहीं देना है उसको, तो उसको होगा चतुर्वेदी मंगलम। आज जो ना दिया हुआ है दान में उसको कहेंगे ब्रह्मदेव। चोल सेना का ना सबसे संगठित अंग था पदादी सेना, मतलब सबसे निपुण कौन था, पदादी सेना। चोल काल में ना कलंजु सोने के सिक्के थे, उधर गुप्त में आप दिनार पढ़े हैं ना, सोना के दिनार, यहाँ पे सोना कथी है, कलंजु है, ठीक है, कलंजु होता था सोने के सिक्का। तमिल कवियों में ना जय गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलुतुंग प्रथम के ना राज कवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी, किताब के नाम है कलिंग तुपर्णी। आपको लिखा है, ये लिखा है जैन गोदर, ठीक है। कथा कंबन, अटकट्टू और पुगलेनी तमिल के ना साहित्य है। इस तमिल साहित्य का नाम त्रिरत्न बोलते हैं, ठीक है, त्रिरत्न पम पोन रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है, ठीक है। कंबन, अटकट्टू और पुगलेनी ना तमिल साहित्य के त्रिरत्न, चिन्ह लगा लीजिए, पूछता परीक्षा पूछेगा आपको। कंबन, अटकट्टू और पुगलेनी क्या है, तमिल साहित्य के त्रिरत्न है। पम पोन रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। ये दोनों परीक्षा पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा, इसको याद रखिए। नाम है कंबन, अटकट्टू और पुगलेंदी। तमिल साहित्य के ना तमिल के त्रिरत्न, तमिल के त्रिरत्न। पम पोन रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, याद रहेगा ना, तो परीक्षा क्वेश्चन याद रखिए। कथा पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बिरदेश्वर मंदिर को ना के विमान को ना भारतीय वास्तुकला का ना निष्क कहा है। तो एक व्यक्ति का नाम है पर्सी ब्राउन, इतिहासकार है, क्या नाम है, पर्सी ब्राउन। वो कहते हैं कि भारतीय वास्तुकला का निष्क है, किसको, तंजौर जगह है जो उसका राजधानी था, उसका मंदिर बनाया है बिरदेश्वर मंदिर, ठीक है, पढ़े है ना बिरदेश्वर मंदिर, उसको कहे हैं भारतीय वास्तुकला का ना निष्क माना गया, ठीक है, याद रखिए, पूछेगा आपको सही कौन कहा है, तो पर्सी ब्राउन। कथा चोल कालीन नटराज प्रतिमा की को चोल कला के ना सांस्कृतिक सार यानी चोल कहते हैं, यह बात पूछेगा, ठीक है। नटराज की ना प्रतिमा मिला है, ठीक है, नटराज की प्रतिमा चोल काल के, ठीक है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक सार यानी चोल, किसका, चोल काल के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे आपका चोल कांस्य प्रतिमा संसार की ना सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा गिनी जाती है, यानी चोल के समय जो प्रतिमा बना था ना कांस्य के, कैसी के, कांस्य के, यानी कांसा, ठीक है। तो कांस्य के जो प्रतिमा बना था ना बहुत उत्कृष्ट था, मतलब बेहतरीन, ठीक है। तो चोल कांस्य प्रतिमा संसार की ना सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं से एक है। सैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे, यानी पंडित राजेंद्र प्रथम है ना, वही जो पंडित, वही जो राजा बना था राजेंद्र प्रथम, उसका गुरु के नाम है ईशान शिव। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरीपट्टनम, यानी कावेरीपट्टनम बंदरगाह था जिसका इस्तेमाल लोग ना एक देश से दूसरे देश व्यापार के लिए किया करते थे, ठीक है। यानी आपको पूछे कावेरीपट्टनम क्या है, बंदरगाह है, यानी चोल काल का बंदरगाह। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसका नाम तनियर कहते थे, क्या कहते हैं, यानी बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव कहेंगे तनियर। कथा उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है, यानी कि उत्तर मेरूर अभिलेख का नाम है उत्तर मेरूर शिलालेख। आपको परीक्षा में पूछेगा उत्तर मेरूर शिलालेख का संबंध किससे है, परांतक प्रथम से, ये राजा परांतक प्रथम, ठीक है। चोल की राजधानी क्रमागत रूप से पहले
उरयूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद गंगाकोट, उसके बाद चोलपुरम, उसके बाद कांची। ये ना क्रम में याद रखे, परीक्षा में क्रम में पूछेगा। कहेगा चोल की राजधानी कहाँ कहाँ है, तो जहां जहां राज किया वहां उसका राजधानी। तो पहले उरयूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद गंगाकोट, उसके बाद चोलपुरम, उसके बाद कांची। ठीक है, इसका कोडिंग बना के याद रखिए, परीक्षा में पूछेगा सजाने के लिए। ठीक है, चोल काल में ना सड़कों की देखभाल के ना बगान समिति करती थी। यानी सड़क समझ रहे हैं, जो टूट गया सड़क बनाना है तो ये सब कौन करता था, बगान समिति। यानी सड़क के देखभाल बनाने का काम कर रहा था बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। धान समझ रहे हैं, जिससे चावल निकलता है। तो कोई चीज लेना देना है ना, वस्तु विनिमय करना है ना, धान दे करके कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये भी प्रश्न पूछेगा कि चोल काल में लेन देन के लिए क्या इस्तेमाल होता था, धान। चोल काल में विशाल व्यापारिक समूह निम्न थे, जैसे वलंजियार, उसके बाद नानादेशी और एवं मणिग्राम। तो पूछेगा, इसमें बड़ा बड़ा व्यापारी है। व्यापारी समझ रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह व्यापार करते हैं। तो व्यापारी का समूह है वलंजियार, नानादेशी और मणिग्राम ग्रामम। तो आपको परीक्षा में पूछ देगा निम्नलिखित में से ये क्या है, तो ये व्यापारिक समूह है। क्या है, व्यापारिक समूह। ठीक है, विष्णु के उपासक अलवार और शिव के नैनार। तो 12 गो विष्णु और 63 गो नैनार, याद है ना। तो जो शिव भगवान की पूजा करेगा उसको कहेंगे नैनार, और जो विष्णु भगवान की पूजा करेगा उसको कहेंगे अलवार। ये भी प्रश्न परीक्षा में बन चुका है। ठीक है, अब आपका ना चालुक्य बनता है, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे सारा चालुक्य एक साथ खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से चोल खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में चालुक्य पढ़ेंगे और जान लेंगे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है।